दुनियादारी न्यूज़ चैनल और मुसाफिर न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रदीप बिलाल की राम राम नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं स्वर्गीय चौधरी मांगेराम मलिक, संस्थापक भारतीय किसान यूनियन। उनका यहाँ पर ये कौन गांव है? उमरा गांव, हिसार ज़िले। पहले भी आपको वीडियो दिखाई थी और आज आपको फिर से यहाँ लेके आए हैं। टीकरी बॉर्डर पर ये मौजूद है। पिलर नंबर कितना मंदी भाई? 767 पर ये बैठे हुए, 767 पर है। और तकरीबन इनको 5 महीने से ऊपर हो गए यहाँ बैठे हुए, 5 महीने हो गए हैं जी भाई साहब। लेकिन आपके लिए एक बड़ी बात बता रहा हूँ मैं कि जो सतपाल मलिक जी हैं, मेघालय के राज्यपाल, वो किसानों के समर्थन में आए। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सत्यपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पे हैं और संवैधानिक पद पे बैठकर असंवैधानिक बातें करना, किसी एक जाति विशेष के बारे में बात करना, वो उनको शोभा नहीं देती। क्योंकि जो गवर्नर का पद है वो संवैधानिक होते हुए उसका जो सभी धर्म और सभी जातियों के प्रति वो सम्मानित होता है। लेकिन जैसे मैं सत्यपाल मलिक जी का ये जो लेटर मिला है खापों को, ये एक दिखावटी बनावटी और एक साजिश के तहत मिला है। क्योंकि देखिए, आप पहले हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण हुआ, यशपाल मलिक था, उस टाइम सत्यपाल मलिक था, वो मरे, अब तो पैदा हुए नहीं। सोमवीर सांगवान भी यहीं थे। सोमवीर सांगवान सर्व जातीय खाप के प्रधान होने के नाते मैं उनको ये पूछना चाहूँगा कि जाट आरक्षण के दौरान जितने बच्चों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगे, आपने उनकी क्या कार्रवाई की? क्या आप प्रधान होने के नाते क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी? लेकिन ये लोग एक बीजेपी की साजिश, उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन के ऊपर काम करते हैं। सत्यपाल मलिक ने पीछे 1 साल पहले कोई प्रोग्राम हुआ था दिल्ली के अंदर, जो पिलानी ब्रदर्स ने किया था। उसके अंदर उन्होंने क्या किया? वीरेंद्र डुमरखा, कैप्टन अभिमन्यु, सत्यपाल मलिक, यशपाल मलिक जैसे लीडरों को बुलाया, जबकि उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम है वो जाटों के लिए है। जाटों में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाट था, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जाट था, दुष्यंत चौटाला भी जाट था। ये क्यों नहीं बुलाई भाई? क्योंकि इनके जाने से उनका कद छोटा हो जाता। ये बुलाए नहीं। जाति, किसी एक जाति का प्रोग्राम करने का मतलब है और उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करने का मतलब है कि वो प्रोग्राम एक राजनीतिक है। किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो प्रोग्राम किया गया है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि भाई 2019 का जो हरियाणा में इलेक्शन हुआ, तो दुनिया वालों, आपको जाटों से सीखना चाहिए। भाई जाटों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। भाई जाटों ने बीजेपी के खिलाफ वोट कौन सा दे दिया भाई? 10 तो लोकसभा की दे दी, 40-42 सीट दे दी, 8 निर्दलीय जिताए में, उसमें भी गए। लेकिन उसका कहने का मतलब है कि जाट नॉन जाट की खाई जो बीजेपी दूर करना चाहती है, बचौड़ा करना चाहती है खाई को, सत्यपाल मलिक के द्वारा, उसके द्वारा जो जातिगत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे भाईचारे के लिए नुकसानदेह है। इससे जातिवाद फैलता है। और उस इंसान ने जो कहा कि भाई, एक बयान और था उसका, भाई जाटो आप गोवा आ जाओ, आपको गोवा ठहराएंगे। भाई क्या आप गवर्नर होते हो सिर्फ क्या जाटों के गवर्नर हो? आप सभी धर्मों के गवर्नर हो, सभी जातियों को, आपको सभी को एक नज़र से देखना चाहिए। या तोड़ने घुमाने की बात? हाँ, ये आंदोलन को तोड़ने की टेक्निकल पॉइंट है। 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। क्यों नहीं बोले भाई? वो जब ये बिल पास हो रहे थे संसद के अंदर, क्या वो अनपढ़ गवार है? तब वो क्यों नहीं बोला? जब किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, रेपिस्ट बोला गया, क्या सत्यपाल मलिक का कोई बयान आया? जब 5 महीने तक बीजेपी हमें तोड़ नहीं पाई, तो सत्यपाल मलिक जैसे लोगों को आगे करके जातिगत बयान दिला के वो आंदोलन को एक जाति का आंदोलन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हरगिज नहीं होगा। बीजेपी अपने उद्देश्य में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये जन आंदोलन है। 100 करोड़ लोगों की भावना, जन आंदोलन बन चुका है। नहीं, बिल्कुल भाई साहब, ये लोगों की भावना। राकेश टिकैत का बयान आ गया, कभी कुछ बयान आ गया, कभी कुछ। टिकैत की बात चल गई तो एक सवाल पूछूंगा आपसे। राकेश टिकैत जी ओम प्रकाश चौटाला से मिलने तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर गए थे, आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको? देखिए, ये आंदोलन जो इतना बड़ा जन आंदोलन बन चुका है दुनिया का, सारी दुनिया की नज़र इस आंदोलन पे टिकी हुई है और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जीवन और मरण का ये आंदोलन बन चुका है।
क्योंकि ये कानून, इसमें बहुत सारे जैसे कृषि कानून है, लेबर कानून है, एजुकेशन नीति है, ये जो इस तरह के कानून है वे आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब और मजदूर के लिए बनाए गए हैं और उनका जीवन बर्बाद करने के लिए एक कानून बनाए गए हैं। लोगों की भावना इस आंदोलन से जुड़ी हुई है और राकेश टिकैत एक यूनियन का प्रवक्ता है। राकेश टिकैत की वजह से आंदोलन नहीं है, आंदोलन की वजह से राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत को लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए राजनीतिक लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर उसके किसी के साथ पारिवारिक लिंक है तो भाई मैं तो एक इच्छा से कहना चाहूँगा, आप अपने पारिवारिक रिश्ते निभाइए और फिर आपके पास जो बीकेयू का पद है आप उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कोई और बैठ जाएगा। आप लोगों की जो भावना है उसको आहत मत कीजिए, क्योंकि राजनीतिक लोगों के खिलाफ ही ये आंदोलन है, ये आंदोलन सिस्टम के खिलाफ है। आपने कहा कि मेरी 4 पीढ़ियों तक मेरे रिश्ते हैं इन लोगों से, भाई 4 पीढ़ी होगी देवीलाल की, 4 पीढ़ी होगी हुड्डा की है, इनकी 4 पीढ़ी तो कहाँ से कहाँ चली गई। और किसान मजदूर देहात में रहने वाले लोगों की 4 पीढ़ियाँ बर्बाद होगी। किन लोगों की वजह से हुई भाई? इन लोगों के जो साम्राज्यवाद है और जिनकी चौकीदारी में किसान लोग लगे हुए हैं, इन लोगों ने किसान के अधिकारों को अपनी कोठियों की 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखे हुए हैं और उसके हम किसान पुत्र उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। उनको लड़ना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। लेकिन वो आज भी अगर इनके साथ अपने पारिवारिक लिंक शेयर करना चाहते तो करो भाई। संयुक्त किसान मोर्चा में कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं घुस रही है? संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है। हमारी जो 36 जत्थेबंदियां हैं, 500 से ज़्यादा संगठन है। कौन बंदा किस टाइम राजनीति कर जाए, आंदोलन बहुत बड़ा है, उसका पता नहीं चलता। लेकिन पता चलने के बाद वो बंदा अपने आप डेड हो जाता है उसको, क्योंकि ये कोई एक लीडर के लिए आंदोलन नहीं है, एक खाप का ये आंदोलन नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का ये आंदोलन नहीं है। ये देश का लोकतंत्र को बचाने का, किसानी बचाने का आंदोलन है। कब तक लग रहा, कब तक समाधान होने की उम्मीद है या और लंबा चलेगा अभी? देखिए भाई, इस आंदोलन को शुरू किया किसानों ने। किसान की एक हमेशा से हजारों साल, सैकड़ों साल से एक समस्या रही है कि वो असंगठित है। असंगठित क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग समय समय पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के यहाँ अपना जो निजी स्वार्थ लगा लो या अपने जो सामाजिक कार्यों को छोड़ के जो उसने निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अलग अलग पार्टीबाजी में उन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया, तो उसके कारण जो किसानी वर्ग है वो बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा कि किसान को नहरों में पानी चाहिए लेकिन वो इकट्ठे नहीं हो सकते, उनको एमएसपी चाहिए लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे, उनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहिए लेकिन इकट्ठे नहीं हो सकते, उनको काले कानून वापस चाहिए, एमएसपी चाहिए लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है इसके बाद आपका अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये कानून आपको कहते हैं कि अंबानी भला करेगा। भाई अंबानी अडानी अगर भला करते, किसी भी देश का भला राष्ट्रीयकरण के द्वारा होता है, निजीकरण के द्वारा नहीं होता। राष्ट्रीयकरण की नीतियाँ किसी देश की उन्नति का आधार होती हैं। निजीकरण तो यार लोगों का, पूंजीपतियों का एक एजेंडा होता है कि आम आदमी को लूटना। तो अभी जो लाखों भीड़ बैठी हुई बॉर्डरों पे, आप बोल रहे हो कि किसान इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन अभी इतने इकट्ठे हैं कि लाखों ही भीड़ बॉर्डरों पे बैठी हुई, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये जो आंदोलन है, ये कानून है जो हर किसान के लिए बने हैं, हर मजदूर के लिए बने हैं। लेबर कानून हो गया, शिक्षा नीति से किसान और मजदूर का परिवार खत्म हो जाएगा। जो देहात में रहने वाले बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे हैं, ये लड़ाई हर घर से एक आदमी की लड़ाई है। एक आदमी का भागीदार होना ज़रूरी है, ना कि वह गाँव से 5 या 10 20 बंदों का ये आंदोलन है। ये आंदोलन हर घर से एक आदमी की नैतिक जिम्मेवारी है और उस नैतिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए अगर घर से एक बंदा निकलेगा तभी हम सिस्टम को ललकार पाएंगे और तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। दूसरा आखिरी सवाल पूछते हैं, कोरोना काल का महामारी का जो अभी बहुत भयंकर रूप ले चुकी है, आपने भी देखा ऑक्सीजन की कमी हो रही, हर चीज़ हाहाकार, अफरा तफरी का माहौल है। किसान और आप युवा, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हो? देखिए, अब तो नज़रिया क्या देखना है, अब तो भाई ये बीमारी है, बीमारी लोगों की जान ले रही है, तो ये जानलेवा बीमारी है। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई आप इस बीमारी से बचें और जो सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि जो सरकार लोकतंत्र के अंदर हमने चुनी वो लोगों को 1.5 रुपये का मास्क भी नहीं दे पाई। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद के लिए ऐशो आराम की जिंदगी, सिलेंडरों के लिए अफरा तफरी का माहौल है। ऑक्सीजन सिलेंडर 1.5 रुपये का मास्क नहीं दे पाई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाई, एक बेड नहीं दे पाई, और वो लोग कहते हैं कि हम देश का भला करेंगे।
ये हमारी सरकार का 100% फेलियर है और नैतिकता के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और स्टेटों में इनकी जितनी भी सरकार है, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफे देने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो पश्चिम बंगाल में और 5 स्टेटों में जो इलेक्शन थे वो इन्होंने इसलिए करवाए क्योंकि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की जो छवि थी, जो इसका स्टारडम था, वो ख़त्म हो रहा था और इसके स्टारडम का फ़ायदा उठाने के लिए 5 राज्यों में इन्होंने जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए। इस बीमारी के दौरान बीमारी आपने देखा बहुत ज़्यादा जनसंख्या है बंगाल के अंदर, लाखों की भीड़ हुई। ये लोगों को मौत के हवाले करके खुद अपने आप को विश्व गुरु बनाने का इन्होंने ठेका दे दिया। आज ये जो बीमारी फैली हुई है भारत के अंदर, एक एक मौत का जिम्मेवार अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी है और उसकी सरकार के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और वर्कर हैं, जिनकी अंधी भक्ति के कारण आज हर आदमी को मौत का डर सता रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी, वैसे कानूनी तौर पर भी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी की है और नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितना भी अगर कानून हमारे देश में बचा हुआ है तो इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो धन्यवाद। अभी आपने देखा कि नवदीप भाई ने एक एक बात से आप लोगों को अवगत कराया है, यहाँ बैठे हैं, एक एक सवाल का जवाब दिया है। बहादुर टेक रिपोर्टर से मैं प्रदीप दलाल, दुनियादारी न्यूज़ चैनल और मुसाफिर न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।